अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो नावल डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है दिस बॉयज़ लाइफ, जिसको लिखने वाले हैं टोबास वुल्फ। इस नावल का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने इस नावल के बारे में, जो राइटर का इंट्रोडक्शन है उसको बता दिया, राइटर की लाइफ के बारे में मैंने बता दिया हुआ है। इसके अलावा इस नावल के जो की फैक्ट्स हैं उनको भी बता दिया है, थीम्स को भी बता दिया और मैंने, और कैरेक्टर लिस्ट को भी डिस्कस कर दिया हुआ है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, अगर वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन ले, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में इस नावल को अंडरस्टैंड कर पाएँ। क्योंकि इस नावल को अंडरस्टैंड करने के लिए राइटर की लाइफ के बारे में पता होना ज़रूरी है और कैरेक्टर लिस्ट भी पता होना ज़रूरी है, जो कि मैं फ़र्स्ट लेक्चर में बता चुकी हुई हूँ। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर तक अप्रोच कर सकते हैं। तो आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर हम लोग क्रिटिकल समरी डिस्कस करेंगे, समरी विद क्रिटिकल एनालिसिस। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट हो वो आपका स्किप ना हो और हर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि दिस बॉयज़ लाइफ जो है वो 1989 में पब्लिश्ड हुआ था और एक मेमोर है, मींस राइटर की अपनी मेमोरीज इसके अंदर लिखी गई हैं। राइटर ने अपनी लाइफ की, जो उसकी 1950 से जो उसकी एडोलसेंस की जो मेमोरीज़ थी, सफरिंग वाली, सर्वाइव करने वाली, पेन वाली, हार्डशिप वाली, उसने उन मेमोरीज़ को इसके अंदर डिस्कस किया है। ऐसे जब नॉवल स्टार्ट होता है तो चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले ही उसने पैसेज लिखा है जिसमें वो डिफरेंट लोगों को थैंक्स कह रहा है। उसमें वो कहता है, दिस इज़ अ बुक ऑफ मेमोरी एंड मेमोरी हैज़ इट्स ओन स्टोरी टू टेल, बट आई हैव डन माई बेस्ट टू मेक इट टेल अ ट्रूथफुल स्टोरी. My stepfather used to say that what I did not know would fill a book. Well, here it is. टोबास वुल्फ। तो ये उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पे कह रहा है, जो कि ये लाइंस अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है पेपर के अंदर कि इसको एज अ मेमोरी नावल डिस्कस करें और ये एक मेमोर डिस्कस करें, तो आपने ये कोटेशन वहाँ पे कोट कर देनी है। इससे क्या होगा, पेपर चेकर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और आपके पॉइंट को भी ये स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये राइटर के एज इट इज़ उसके अपने ही वर्ड्स हैं। जो नावल की टोन होगी वो मोस्टली सब्जेक्टिव ही होगी, या मोस्टली क्या थ्रू आउट वो सब्जेक्टिव ही है, क्योंकि राइटर जो है वही नरेट कर रहा है, ऑथर जो है वो खुद नरेटर है, वही प्रोटैगोनिस्ट है, तो वो ओवर अपने आप को उसमें शामिल करेगा, आई अपने आप को शामिल करेगा, वी अपने आप को शामिल करेगा, मीन्स अपने बारे में वो बात लाजमी करेगा। तो जब नावल की ओपनिंग होती है, यहाँ पे जो राइटर है वो बेसिकली यंग है अपनी एज में, टोबास वुल्फ उसका नेम है और वो टॉबी के नाम से फेमस है। बिल्कुल स्टार्टिंग पे टॉबी वुल्फ के नाम से फेमस है, जो बाद में अपना नाम जैक रख लेगा। और टॉबी मींस जैक अपनी मदर रोजमेरी के साथ ड्राइविंग कर रहा है और उसकी मदर ड्राइविंग करते हुए फ्लोरिडा से ऊटा की तरफ आ रही है। 1955 का टाइम पीरियड है, जैसे कि नावल की टेक्स्ट में, अगर आपके पास टेक्स्ट है तो वो खोल लें, वहाँ पे लिखा हुआ है, इट वॉज 1955 and we were driving from Florida to Utah to get away from a man my mother was afraid of and to get rich on uranium. अब ये लाइन जो है, इस लाइन के अंदर दो थीम आ गए हैं। From a man my mother was afraid of, यहाँ पे फेमिनिज्म आ गया कि एक फ़ीमेल जो है वो एक मेल से डर रही है और उससे ही बचकर भाग रही है अपने आप को स्टैंड करने के लिए। एंड दूसरा, टू गेट रिच ऑन यूरेनियम, क्या मार्क्सिज्म आ गया कि ये एक लाइक शी हैज़ नो मनी और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने सन को सपोर्ट करने के लिए ये यूरेनियम लेने के लिए जा रही ताकि उसके थ्रू ये रिच हो जाए। वी वर गोइंग टू चेंज ओवर लक, हम अपना लक चेंज करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के दौरान टेक्स्ट बुक भी ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कई कोटेशन जो है मैं साथ साथ इसमें बताती जाऊँगी, जो कि इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी कोई इशू नहीं, आप कोटेशन को खुद ही अपनी पेंसिल के साथ नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने अभी लाइन बताई, वी वर गोइंग टू चेंज ओवर लक, ये लाइन इंडिकेट कर रही है होप को, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को, कि जो ऑथर है उसकी अप्रोच यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक दिखाई गई है, जो नरेटर है। अब सारा टेंस देखें, वी वर के वर्ड यूज़ हो रहे हैं, लेफ़्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी कि स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में नरेट की जा रही है। ये सब कुछ हो चुका हुआ है और होने के बाद जो नरेटर है वो स्टोरी नरेट कर रहा है, जो ऑथर है वो अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा है, ठीक है। और सेटिंग जो इन्वायरमेंट के लिहाज से दिखाई गई है, समर, बॉइल्ड, बार बार बॉइल्ड का वर्ड यूज़ कर रहा है वो राइटर, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी की बेस पे इनकी कार भी बार बार ख़राब हो रही है।
और इसकी मदर जो है वो खुद ही अपने कार को अगेन एंड अगेन ठीक कर रही है। यहाँ पे भी फेमिनिज्म आता है कि खुद जो काम मेल के करने वाले होते हैं वो एक फ़ीमेल कर रही है। और फिर राइटर बताता है कि जो इसकी मदर थी ना वो बेवरली हिल से बिलोंग करती थी और मदर का भी पास जो था ना वो भी वर्ड्स था। तो इसी दौरान सभी सफ़र करके फ्लोरिडा से ऊटा की तरफ आ रहे होते हैं और राइटर जो है अपनी मदर के बारे में बताता है कि मदर का भी पास्ट बड़ा वर्ड्स था, कैसे उनको डाउनफॉल फेस करना पड़ा। उनके फादर रिच थे लेकिन बाद में लैक ऑफ मनी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। ठीक है, ये सब यानी कि सारे मदर के बैकग्राउंड बताने के बाद राइटर कहता है कि मैं जब ऊटा में आया हूँ ना, मैं ऊटा में भी अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए आया हूँ। जैसे कि लाइन है यहाँ पे, आई डिड नॉट कम टू ऊटा टू बी द सेम बॉय आई हैड बीन बिफोर। यानी कि अब ये चेंज होना चाहता है। आई हैड माई ओन ड्रीम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वेस्टर्न ड्रीम्स। मेरे अपने ड्रीम्स थे ट्रांसफॉर्म होने के लिए, वो वेस्टर्न ड्रीम्स थे। ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम एंड डोमिनियन एंड टैक्टिटर्न सेल्फ सफिशेंसी, कि खुद को बनाना चाहता है, खुद की आइडेंटिटी को बनाना चाहता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस नावल के अंदर थीम ऑफ आइडेंटिटी भी आता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी भी आता है। कहते द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू डू वाज चेंज माय नेम। पहला चीज़ क्या था? अपना नाम बदलना। इसका नाम क्या है? टोबियास वुल्फ। इसे चेंज करके क्या लिखा? जैक। अ गर्ल नेम टोबी हैड जॉइंड माई क्लास बिफोर आई लेफ्ट फ्लोरिडा। कहते जब मैंने फ्लोरिडा छोड़ा था ना, उसके छोड़ने से पहले एक लड़की जिसका नाम टोबी था उसने मेरी क्लास को ज्वाइन किया था। एंड दिस हैड कॉज्ड बोथ ऑफ अस स्कैल्डिंग ह्यूमिलेशन। और ये हमारे लिए दोनों के लिए क्या था? ह्यूमिलेशन का कॉज था। आई वॉन्टेड टू कॉल माई सेल्फ जैक आफ्टर जैक लंडन। और कहता है आई बिलीव दैट हैविंग हीज नेम वुड चार्ज मी विद सम ऑफ द स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेंस इनहेरेंट इन माई आइडिया ऑफ हिम। इन शॉर्ट, ये थ्रू आउट स्टोरी के अंदर जो दिस बॉयज़ लाइफ है ना, ये सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिस बॉयज़ लिखा है। दिस एक ऑर्डिनरी वर्ड है कि ये एक लड़का एक आम सा लफ्ज़ है। तो वहाँ पे आम सा लफ्ज़ पावरलेसनेस को, होपलेसनेस को, एमलेसनेस को रेफ़र कर रहा होता है। ये आम सा लफ्ज़ रेफ़र कर रहा है कि इसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो अपना नाम चेंज करके जैक रखता है, ताकि ये जो नाम है ये नाम जैक लंडन के नेम पे रखा गया है। और वहाँ से क्या नाम रेफ़र कर रहा है? सिंबलाइज कर रहा है पावर को भी, स्ट्रेंथ को भी। तो इट मीन्स कि जो राइटर है, जो टोबी है, वो ऐसा बच्चा है जो कि अपने आप को पावरफुल भी बनाना चाहता है, अपने आप को वो स्ट्रेंथफुल भी बनाना चाहता है। तो इसका नेम इन शॉर्ट सिंबलाइज कर रहा है लस्ट फॉर पावर एंड स्ट्रेंथ एंड क्वेस्ट फॉर पावर एंड स्ट्रेंथ एज वेल। ठीक है, इसके बाद अपने फादर का बताता है कि इसके जो फादर थे वो बेसिकली एक ज्यू थे और मेरी कैथोलिक के तौर पे अपब्रिंगिंग हुई थी, तो मेरे फादर इस चीज़ से भी खुश नहीं थे। इसके फादर थे वो कनेक्टिकट में थे और ये अपनी मदर के साथ ऊटा में था। इतनी बातें क्लियर हुई हैं आपको कि हुआ क्या है बेसिकली कि जैक जो है अपनी मदर रोज़मेरी, जैक मीन्स टोबी, अपनी मदर रोज़मेरी के साथ फ्लोरिडा से होते हुए ऊटा की तरफ आया। और रोज़मेरी यहाँ पे क्यों आई थी? क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, अब्यूज़िव रिलेशनशिप था। उसका हस्बैंड उसको अब्यूज़ करता था, टॉर्चर करता था, इसी बेस पे तो इसकी होप थी कि ये अपने बेटे के साथ ऊटा में आकर एक अच्छा काम शुरू करेगी यूरेनियम का और वहाँ से रिच हो जाएगी और ये और इसका बेटा अच्छी से लाइफ स्पेंड कर पाएगा। एनी हाउ, अब होता क्या है, जब रोज़मेरी ऊटा में पहुँच जाती है तब इसके साथ ये होता है कि उसको वहाँ पे यूरेनियम तो नहीं मिल पाता, लेकिन इसका एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है रॉय। ये मैंने यहाँ पे नेम लिखा है रॉय। वो अपेयर हो जाता है, वो रोज़मेरी से मिलता है और उसको बताता है कि मैं सारा सोटा से लेकर सॉल्ट लेक सिटी से तुम लोगों को ट्रेस कर रहा था। और वो रॉय जब रोज़मेरी के घर आता है तो वो टोबी को एक राइफ़ल देता है जिसका नाम है विंचेस्टर 22। उस राइफ़ल को टोबी हाथ में पकड़ के समझता है कि उसके पास स्ट्रेंथ है, उसके पास पावर है। अब वो अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, मीन्स अपनी मदर को, और वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। और जब उसके हाथ में ये राइफ़ल नहीं थी तब वो खुद को हेल्पलेस, पावरलेस, स्ट्रेंथलेस समझता था। तो इन शॉर्ट ये विंचेस्टर जो राइफ़ल है 22, ये यहाँ पे अगेन सिंबलाइज़ करिए पावर एंड स्ट्रेंथ को। मैं साथ साथ आपको सिम्बल्स लिखवाती जा रही हूँ, थीम्स लिखवाती जा रही हूँ, आप साथ साथ नोट करते रहना इन सबको। और वो जो राइफ़ल मैंने आपको बताया था कि रॉय ने दी है टोबी को, वो इसने ईस्टर के बाद दी थी। और ईस्टर के दिन जो टोबी था उसको बैप्टाइज़ किया गया था, मींस वो कैथोलिक हो चुका था। और इसकी मदर ने वो राइफ़ल
लेने से इनकार कर दिया था। फिर रॉय ने वो राइफ़ल वापस ले ली थी, लेकिन रॉय ने जैसे करके इसकी मदर को मना लिया था और इसकी मदर एग्री हुई थी कि मैं वो राइफ़ल अपने पास तब रख सकता हूँ जब मैं या रॉय, हम दोनों में से कोई भी एक तुम्हारे पास हो। लेकिन फिर भी इसकी मदर सेटिस्फाइड नहीं थी। रॉय कहता है कि जब मैं इसकी एज में था तब मेरे पास भी राइफ़ल थी। एनी हाउ ये प्रॉमिस करता है कि मतलब आपकी प्रेजेंस में, एब्सेंस में मैं यूज़ नहीं करूँगा, प्रेजेंस में अपने पास रखूँगा। लेकिन अब यहाँ पे थीम ऑफ प्रॉमिस आता है, ठीक है, ब्रोकन प्रॉमिस और प्रॉमिस। यहाँ पे थीम आता है, कहता है फॉर अ वीक और सो आई केप्ट माई प्रोमिस, बट नाउ दैट द वेदर हैड टर्न्ड वार्म रॉय वॉज यूजली ऑफ समवेयर। कहता रॉय भी नहीं था, मैं स्कूल से अपने अपार्टमेंट में आ चुका था, मैं अकेला था और मैंने सोचा कि मैं कुछ भी इसको राइफ़ल को यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसको साफ़ करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। कहता मैंने राइफ़ल निकाली साफ़ करने के लिए, लेकिन साफ़ करते करते मैंने सोचा कि चलो मैं अपने राइफ़ल के साथ बाहर निकल जाता हूँ। मैं बाहर निकल गया और कहता मैंने सिर्फ मुंह से क्यू क्यू की आवाज़ निकाली, यानी कि जो फायरिंग की आवाज़ होती है ना वो मुंह से ही निकाली। और बाद में अपने फुलिशनेस पे हंस रहा था, अपनी इनोसेंस पे हंस रहा था। और एक दफ़ा दोबारा ये वही राइफ़ल लेके निकला और इसने एक स्क्वायरल, एक जो गिलहरी थी उसके ऊपर चला दी। उसके ऊपर चलाने के बाद ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एनी हाउ रॉय भी काफ़ी टाइम तक इनके साथ ही रहा और रॉय की और टॉबी की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो चुकी हुई थी। लेकिन टॉबी को ये चीज़ पसंद नहीं थी जब रॉय उसकी मदर के पास जाता था। एक दिन रॉय हंटिंग के लिए गया हुआ था, तो पीछे से इसकी मदर ने सारी पैकिंग की और डिसाइड किया ये अपने बेटे के साथ यहाँ से चले जाएगी। और जब इसकी मदर जाने की बात करती है कि ये और इसका बेटा दोनों यहाँ से जा रहे हैं, तो ये लड़का कहता है, यानी कि जो जैक है और जो टॉबी है, वो कहता है बट आई वॉज ग्लैड टू बी वंस मोर ऑन द रन एंड ग्लैड दैट आई वुड हैव हर टू माई सेल्फ अगेन, कि दोबारा मेरे साथ होंगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे एडिपस कॉम्प्लेक्स के भी एलिमेंट देख सकते हैं, क्योंकि जब भी उसकी मदर रॉय के साथ थी तो ये पहले इरिटेटिव फील करता था, इरिटेशन होती थी इसको, एग्रेसिव फील करता था, उसके अलावा इनसिक्योर फील करता था। लेकिन मदर की उसके साथ बॉन्डिंग हो गई और उसके बाद बेटे की भी बॉन्डिंग हो गई। लेकिन ये फिर भी अपनी मदर को अपने साथ चाहता था, क्योंकि रॉय ने बात की थी कि हम अब मेरी माँ, तुम्हारी माँ और मैं एक सेपरेट छोटा ब्रदर तुम्हारे लिए लेके आने वाले हैं। तो तुम्हें लिटिल ब्रदर का आइडिया कैसा लगता है? तो तब भी इसका जो रिस्पॉन्स था वो पॉजिटिव वे में नहीं था, क्योंकि इसको बुरा लगा था उस टाइम पे भी। तो आगे से इसकी मदर कहती है आई नो यू टू आर टू क्लोज, आगे से कहता है नॉट दैट क्लोज, यानी कि तो खुश होता है इस चीज़ पे कि अब ये अपनी मदर के साथ अकेला रहेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ मंथ बाद रोजमेरी और जैक फ्ली टू ऊटा वन आफ्टरनून, सॉरी फ्ली फ्रॉम ऊटा, ठीक है। ऊटा से कहाँ गए, ये सिएटल में गए थे। और कब गए थे, जब ये रॉय जो था वो हंटिंग करने के लिए गया हुआ था। सिएटल में जैक और रोजमेरी एक बोर्डिंग हाउस में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। वहाँ पर सेटल होने के बाद जैक ने 2 फ्रेंड्स बनाए, एक का नाम था, दोनों का नाम टेरी था। तो जैक इनको जो उनका लास्ट नेम था उनसे बुलाता था सिल्वर और टेलर, मीन्स टेरी सिल्वर और टेली टेलर, ये दोनों नेम थे। तो जैक उनको सिल्वर और टेलर के नेम से बुलाता था। और इन तीनों की एक्टिविटीज़ गलत थी, अच्छी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं थे। जैसे कि द बॉयज स्पेंड देयर आफ्टरनून्स लस्टिंग आफ्टर गर्ल्स ऑन द मिकी माउस क्लब, इस क्लब में टाइम स्पेंड किया करते थे मोस्टली, एंड गेटिंग इनटू ट्रबल, एगिंग कार्ड्स, स्टीलिंग सिगरेट्स एंड ब्रेकिंग विंडोज़ अराउंड टाउन। सारी की सारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू हो गई। और कुछ मंथ के बाद क्या होता है, कुछ मंथ के बाद जो है जैक और रोजमेरी वो एक रियल हाउस में चले जाते हैं 2 औरतों के साथ, जिसका एक का नाम है कैथी और दूसरी औरत का नाम है मैरियन। ये दोनों भी बोर्डिंग हाउस में इनके साथ रहती थी। एनी हाउ जैक और रोजमेरी इन दोनों लेडीज़ के साथ रियल हाउस में शिफ्ट हो गए। उसके बाद कैथी और मैरियन दोनों इंगेज हो जाते हैं और इंगेज होने के बाद ये रोजमेरी को मशवरा देते हैं कि वो भी डेटिंग वगैरह शुरू कर दे। लेकिन जो जैक जानता था वो दोनों औरतें नहीं जानती थी, और वो क्या था कि लाइक शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्राइकिंग अप विद द वायलेंट मैन। बेसिकली वायलेंट मैन के साथ ही रही है, जो कि रॉय था ना, ये रॉय को भी क्यों छोड़ के आई थी। रॉय भी अब्यूसिव अटैक करता था कहीं ना कहीं बीच में आकर, इवन कि वो क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड के तौर पे वो उसको अब्यूज़ किया करता था तब भी, ठीक है। उसके अलावा उसके हस्बैंड वो भी इसको अब्यूज़ करते थे। तो बेसिकली इसकी एक हिस्ट्री रही है वायलेंट मैन के साथ लाइफ स्पेंड करने, क्योंकि जिस भी मैन के साथ रही है उसने इसको एक्सप्लॉइट किया, सब्जुगेट किया, ह्यूमिलेट किया, ठीक है। और ये चीज़ क्या थी, अगेन फेमिनिज्म की थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। एनी हाउ कुछ टाइम गुजरने के बाद जो रोजमेरी थी उसने डेटिंग करना शुरू कर दी एक मैन डिवाइड नेम का था उसके साथ। डिवाइड के बारे में टेक्स्ट में लिखा है डिवाइड वॉज अ शॉर्ट मैन विद कर्ली ब्राउन हेयर एंड सैड रेस्टलेस ब्राउन आइज़। फिर फर्दर पेयर्स में बताया कि इसकी जो इससे जो ना गैसोलीन की स्मेल आती थी, इसकी लेग्स स्मॉल थी, थिक चेस्टेड बॉडी थी। और कहते मेरी मदर रोजमेरी इसके बारे में कहती थी ही वॉज अ गुड डांसर,
he could really make those shoes of his get up and go. Also he was very nice, very considerate. तो कहता है मेरी मदर उसकी तारीफ़ करती थी लेकिन मैं परेशान नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी था, वो एक मैकेनिक भी था, उसके क्लोथ भी इतने अच्छे नहीं थे। कहता आई डिड नॉट नो वाई दे वर रॉन्ग बट दे वर, कि कपड़े क्यों इतने अच्छे नहीं थे लेकिन वो गंदे थे। ठीक है। कहता है वी हैड नॉट कम all the way out here to end up with him. He did not even live in Seattle. कहते वो सिएटल में नहीं रहता था, वो तो रहता था एक प्लेस जिसका नाम था चीनूक। ये चीनूक की स्पेलिंग है, तो ये जो डिवाइड है ये चीनूक नेम की प्लेस में रहता था। तो कहता है इसलिए मैं ज़्यादा इनसिक्योर नहीं फील कर रहा था। एक छोटा सा विलेज है जो कि 3 घंटे दूर था सिएटल से, नॉर्थ की साइड पे, कास्केड माउंटेन्स वाली साइड पे था। और इसके अलावा वो पहली शादीशुदा था। He had 3 kids of his own living with him, all teenagers. 3 बच्चे थे, सबके सब टीनेजर्स थे। I knew my mother would never let herself get tangled up in a mess like that. कि मुझे पक्का पता था कि मेरी माँ इसके साथ तो नहीं फंसने वाली। Anyhow, जैक को डिवाइड नहीं पसंद था, डिवाइड नहीं पसंद था, लेकिन उसकी मदर कहती हैं he is a very nice man. फिर वो कहता है जैक कि मैंने और मेरी मदर ने we spent Thanksgiving in Chinook with Dwight and his kids. फिर थैंक्सगिविंग के बाद जो जैक था उसको स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ा था अपनी स्टडीज़ में, अपनी रूटीन में। और एक आफ्टरनून रोज़मेरी बताती है जैक को कि डिवाइड ने उसको शादी के लिए प्रपोज़ किया है। और वो कहती है मैं कंफ्यूज हूँ, मैं अनश्योर हूँ इस अबाउट कि मुझे उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसलिए ना वो जैक को चीनूक की तरफ भेजती है ताकि जैक उस विलेज पे जाए और देखे कि उसकी फैमिली के अंदर ब्लेंड होना इसके लिए पॉसिबल है भी है कि नहीं है। जैक तो इस प्लान को फॉलो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, फिर भी उसको अपनी मदर के कहने की बेस पे चीनूक जाना पड़ा। अब एनीहाउ जब जैक चीनूक पहुंचता है तो वहां जाकर इसको डिवाइड की एक और साइड देखने को मिलती है। वो साइड सुलन है, क्रूअल किस्म का है और प्लेन स्ट्रेंज है। इसके अपने बच्चे से बहुत डरते हैं। और चीनूक की तरफ जाते हुए जो डिवाइड उसके साथ होता है ना, डिवाइड पर्पसली जानबूझ के एक बीवर को मारता है। बीवर एक जानवर होता है जो कि रोड पे होता है, जानबूझ के उसको मारता है। और ये खुद कौन था? जैक, एनिमल लवर। इससे एक स्क्रेल यानी कि एक गिलहरी का कत्ल हो गया था। इसकी गन से तो इतना परेशान हुआ था, रोया था, इवन कि इसकी मदर भी एनिमल लवर है। ऑन द अदर हैंड डिवाइड ने किया, एक क्रूअल ट्रीटमेंट किया, एक एनिमल को हिट किया जानबूझ के रोड पर। फिर वो जैक को ऐसे इंसिस्ट करता है, अर्ज करता है कि तुम इसकी जो डेड बॉडी है उसको उठा के ट्रंक के अंदर रख दो। और जैक जो है उसकी डेड बॉडी देखकर बड़ा डर रहा होता है, वो ना उसको हाथ नहीं लगाना चाहता। डिवाइड जो है वो खुद उसकी डेड बॉडी को उठा के रख लेता है अपने पास ट्रंक के अंदर, और वो डिग्रेड करता है जैक को फॉर बीइंग सो स्पाइनलेस, कि इसके अंदर दिमाग ही नहीं है। और उस शाम पे क्या करता है, उस शाम पे जो डिवाइड होता है वो एक टावर में स्टे करता है। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, और इवन कि जो जैक होता है उसको अकेला वो कार में छोड़ रहा था। जैक कई घंटों तक वो अपनी कार में बैठा रहता है। फिर कई घंटों बाद टावर से, उस बार से जो डिवाइड है वो निकलता है और वो शराब की हालत में होता है, और जैक को वो घर की तरफ लेके जा रहा होता है फ्रॉम द कर्विंग माउंटेन रोड्स। वहाँ पे वो बार बार डिग्रेड करता है जैक को कि वो लेज़ी भी है, वो स्टूपिड भी है, वो क्रूअल भी है। उसको स्कोल्ड करता है, डांटता है, रूडली बिहेव करता है उसके साथ। फिर आहिस्ते से चीज़ें और बुरी से बुरी तरीन होती जाती हैं। डिवाइड जो है वो जैक को बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट करता है फर्दर, और इवन कि उसको डिफ़िकल्ट टास्क देता है कि एक ना चुभने वाला ना हॉर्स चेस्टनट होता है, कहता है इसके जो है ना स्पाइनी उसको साफ़ करो। वो जैक को फोर्स करता है कि वो पेपर रूट यानी कि जो अखबार वगैरह है उनको बेचना शुरू करे, और जो वो बेचता है उसको जो पैसे मिलते हैं तो वो पैसे लेके जैक से खुद अपने पास रख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सेव कर रहा हूँ, तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे काम आएंगे। इसी तरह वो और भी डिफ़िकल्ट टास्क देता है उसको। फिर स्प्रिंग में क्या होता है, रोज़मेरी डिसाइड कर लेती है कि दैट शी वांट्स टू एक्सेप्ट डिवाइड्स प्रपोजल। अब क्या होता है, रोज़मेरी चिनूक में आती है और वो प्राइवेटली ना जैक से पूछती है कि सब कुछ ठीक है डिवाइड के साथ, और जैक दोबारा यहाँ पे ट्रैप्ड फील करता है और अपनी मदर को कहता है दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। इसके बाद जैक यहाँ पे नए दोस्त बनाने की कोशिश करता है। उसका एक दोस्त था और ऑर्थर गाइल, जिसको सीसी कहता था, वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन था, नाइस पर्सन था, उसको वो अवॉइड करता है। और इसी के साथ साथ इसके स्टेप सिबलिंग्स होते हैं, स्किपर, नॉर्मा और पर्ल। इनके साथ भी इसकी क्लोज बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि सब के सब कहीं ना कहीं जो डिवाइड्स की कंट्रोलिंग नेचर थी उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए होते हैं।
बेसिकली डिवाइड जो है वो एक कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है जो कि हर एक को अब्यूज़ करता है, टॉर्चर करता है। उसको टॉर्चर करना बड़ा पसंद है। इवन के रोज़मेरी की उसके साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद डिवाइड जो है वो रोज़मेरी को भी वर्बली और इमोशनली अब्यूज़ करना शुरू कर देता है इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, और उसके बाद उसको डिसरिगार्ड भी करता है। जब इतना क्रूअल ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो जैक जो है वो रोज़मेरी के ब्रदर से मिलने की कोशिश करता है। वो पेरिस में रहता है इसका ब्रदर। वो उसको लेटर लिखता है और उनसे कहता है कि हम लोगों को फ्रांस जो है ना वहाँ पे फ्ली करने की, वहाँ पे पहुँचने के लिए हमारी हेल्प करे कि हम यहाँ से निकल के फ्रांस की तरफ आ जाएं। जैक के जो अंकल है वो उसको वापस लेटर लिखते हैं और उसको कहते हैं कि जैक को कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँगा अपने सन के तौर पे और तुम्हें अपने पास रख लूँगा। तो इसमें क्या होता, इसमें ये होना था कि जब उसके अंकल ने उसको अडॉप्ट कर लेना था तो अपने मदर के बगैर उसको रहना पड़ेगा, और जैक जो चीज़ है ये वाली वो बेयर नहीं कर सकता था। तो जैक नोज़ ही कैन नॉट लिव हिज मदर बिहाइंड, अपनी माँ को पीछे नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो उनकी जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट नहीं करता। डिवाइड जो बड़ा फोर्स करता है कि तुम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करो, निकलो मेरे घर से बाहर, जाओ अपने अंकल के पास, वहाँ पे रहो, सो ऑन। लेकिन ये इसको डिक्लाइन कर देता क्योंकि ही लव्स हिज मदर। इसी दौरान जिसकी स्टेप सिबलिंग में नॉर्मा होती है वो सिएटल मूव कर जाती है। इसकी इंगेजमेंट हो जाती है एक बंदा जिसका नाम केंथ है। अब शादी के बाद ये नॉर्मा अपने हस्बैंड को अपने घर में लेके आती है, फैमिली को, अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए। क्रिसमस का टाइम होता है तब डिवाइड जैक से कहता है कि जाओ जाके जो चेस्टनट्स हमने निकाले थे उसको तुम लेकर आओ और हम इसको रोस्ट करके सारे खाएंगे। अब जब जैक जाता है उसको लेने के लिए चेस्टनट्स को, तो देखते हैं चेस्टनट्स भी और जो बीवर जिसको इन्होंने मारा था उसकी डेड बॉडी भी, वो सब कुछ आपस में ख़राब हो चुकी हुई, पल्प बन चुके हुए हैं उसके। एनी हाउ इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है जैक के हाई स्कूल की तरफ। वो कॉन्स्टेंटली यही फैंटाइज कर रहा होता है, इसी फैंटेसी में है कि उसकी लाइफ में चेंज आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एक हैप्पीनेस आएगा, और वो पॉजिटिव वे में, अल्टरनेट वे में अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा और जो चिनोक है वहाँ से भी निकल के भाग जाएगा, एक सेफ़र प्लेस में चला जाएगा। लेकिन काफ़ी टाइम गुजरता है इसके लाइफ में, ना तो कोई चेंज आता है और ना ही ये चिनोक से निकल पाता है, और जो डिवाइड की अब्यूज़ थी वो वर्स्ट हो जाती हैं। फिर जैक जो है अपने स्कूल में फर्दर स्ट्रगलिंग करने की कोशिश करता है। वो ड्रिंकिंग करना शुरू कर देता है, मोर एंड मोर ट्रबल फंस जाता है उसके अंदर अपने अनरूली फ्रेंड्स के साथ। इसका एक फ्रेंड है चक बॉलगर और दूसरा है जेरी हफ। चक बॉलगर जो है वो भी गंदी किस्म का लड़का है, मतलब इसकी नेचर बड़ी ख़राब है, और जेरी हफ सेम। ये दोनों किस तरह के लोग हैं, लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं फिर उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, इस किस्म के लोग थे। इसकी कंपनी बड़ी ख़राब हो चुकी हुई थी। एंड यहाँ इसी ड्यूरेशन में इसको इसके ब्रदर जॉफरी का पता लगता है कि इसका जो ब्रदर जॉफरी है वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया है। ये उसको लेटर लिखता है और अपनी सारी सिचुएशन से उसको इन्फॉर्म करता है, अवेयर करता है। लेटर लिखने से पहले क्या हुआ होता है, डिवाइड जो है उसने जैक को बहुत बुरी तरह मारा होता है। इवन कि जैक की फिंगर इंजर्ड होती है, वो उस इंजर्ड फिंगर को भी बाइट करता है। एनी हाउ बहुत बुरी तरह ट्रीटमेंट करता है जैक के साथ। तो जैक जो अपने ब्रदर जॉफरी को सारी जो सिचुएशन है उससे इन्फॉर्म करता है। उसका भाई जो से वादा करता है कि ये एक रास्ता ढूंढ लेंगे कि इसको यहाँ से निकाल लिया जाए, और वो जैक को सजेस्ट करता है कि वो एक प्रेस्टीजियस बोर्डिंग स्कूल है वहाँ पे मतलब कि अप्लाई करे। अब प्रीवियस स्कूल्स में जो जैक का रिकॉर्ड था वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा हुआ था, काफ़ी गंदा रिकॉर्ड रहा था। अब जैक ने क्या किया, जैक ने अपने दोस्त ऑर्थर से साथ मिलकर कुछ स्टेशनरी चुराई, ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म्स जिसके ऊपर सारा रिजल्ट होता है इसका, उसको चुराया स्कूल से, और अपने फेक ग्रेड्स बना दिए। अपने फेक ग्रेड्स बनाकर और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाकर इसने डिफरेंट स्कूल में अप्लाई कर दिया। अच्छा, जैक और ऑर्थर की लड़ाई भी शुरू हो जाती है। इनके अंदर थोड़ा बहुत क्लैश भी आता है इनकी फ्रेंडशिप में। एनी हाउ जैक ने डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई किया था, हर जगह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया एक्सेप्ट वन स्कूल का नाम था द हिल स्कूल, जो कि पेंसिल्वेनिया में था। ठीक है, पेंसिल्वेनिया में वो स्कूल था द हिल स्कूल, वहाँ पे इसने अप्लाई किया। वहाँ के एक टीचर थे मिस्टर हॉवर्ड, वहाँ के वो एक फॉर्मर स्टूडेंट भी रह चुके थे, फॉर्मर टीचर भी रह चुके थे। उन्होंने ना जैक से कांटेक्ट किया और उनको इन्फॉर्म किया कि हम आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं, आपको हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, लेकिन हमें आपको यहाँ पे रखने से पहले, इस स्कूल में एडमिशन देने से पहले हमें आपका इंटरव्यू करना होगा। अब मिस्टर हॉवर्ड जो है वो जैक को अपने साथ मिल्क शेक पिलाने के लिए लेके जाते हैं और वहाँ से इनफॉर्मली उसका इंटरव्यू करते हैं और जैक को वॉर्न करते हैं कि जो प्रेप स्कूल है वो हर एक के लिए नहीं है। लेकिन जैक इंसिस्ट करता है कि ही बैडली वांट्स टू गो टू हिल। ठीक है, वो हिल में बैडली जाना चाहता है कि उसकी विश है ये स्कूल में जाना। एनी हाउ मिस्टर हॉवर्ड जो है वो इसके इंटरव्यू से इम्प्रेस होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन गुजरने के बाद इसकी फिंगर जो थी वो शॉप के अंदर एक दिन ज़ख्मी हो जाती है। इसको 1 वीक के लिए हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। वो आफ्टर 1 वीक ये वापस आता है और वापस आने के बाद इसके थंब के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी फिंगर के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होती है और ना ये क्या करता है, उस दौरान डिवाइड जो है उसकी विस्की चुरा लेता है।
फिर डिवाइड पता लगता है कि इसने मेरी विस्की चुराई, दोनों के दरमियान वो उसको चोर कहता है और उसके दोनों के दरमियान में वर्बल फाइट शुरू हो जाती है। और वो फाइट इतनी बुरी होती है कि डिवाइड जो जैक को इतना मारता है, और इवन कि उसकी जो बैड फिंगर थी जिसके ऊपर ऑलरेडी इंजरी थी उसके अंदर और ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है। फिर रोज़मेरी जैक को कहती है कि वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालने लगी है, मतलब एक सेफ़र प्लेस में भेजने लगी जहाँ पे तुम जो है ना इस अब्यूज़ से बच जाओगे, फर्दर ये अब्यूज़ नहीं हो पाएगी। वो चेक ब्लॉगर की फैमिली से मतलब बातचीत करती है कि आप मेरे बेटे को अपने पास रख ले। जो चेक ब्लॉगर होता है, बॉलगर सॉरी, उसकी फैमिली एग्री हो जाती है और वो जैक को अपने पास रख लेते हैं। फिर जब जैक वहाँ पर जाता है उनके साथ रहना शुरू करता है, तो तब जैक की और सामने चक की, इन दोनों की लाइफ जो है वो फर्दर ट्रबल में जाने लग पड़ती है। क्यों? एक दिन ऐसा होता है कि ये दोनों गैसोलीन चोरी कर रहे होते हैं नेबर के वहाँ से। इस एक्ट के बेस पे जो मिस्टर बॉलगर होते हैं वो जैक को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। रोज़मेरी आती है, मिस्टर बॉलगर के से ना बैक करती है, भीख मांगती है, रिक्वेस्ट करती है इस चीज़ के इसके बेटे को बाहर मत निकालें, क्योंकि फ़िलहाल इसके पास जो इसका बेटा है उसके पास कहीं और रहने के लिए जगह नहीं है। जब तक कोई जगह नहीं मिल जाती तब तक इसको अपने पास रखें। मिस्टर बॉलगर जो है वो एग्री हो जाते हैं इसकी बात के ऊपर और दोबारा से जैक को अपने पास अपनी फैमिली में रख लेते हैं। फिर स्टोरी में नेक्स्ट ऐसा होता है कि चक जो है वो और ज़्यादा ट्रबल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो गर्ल है वो इसके ऊपर एक्यूज़ करती है कि इसने इसको प्रेग्नेंट किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया है, और वो कहती है मैं तुम्हारे ऊपर रेप का चार्ज लगा दूँगी अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की इस बेस पे। अब वहाँ पे जो है चक वो यही कहता है कि वो एक प्रिजन में जाना ज़्यादा प्रेफर करेगा इस लड़की से शादी करने के मुकाबले में। एनी हाउ चक तो एग्री नहीं कर रहा होता शादी करने के लिए। तो इस दौरान जो ये बॉलगर फैमिली होती है, उनका घर होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन होती है। लेकिन इसी दौरान जो है जैक वो एक गुड न्यूज़ रिसीव करता है। वो न्यूज़ क्या होती है कि बेसिकली इसको जो हिल था, जो स्कूल जिसमें से अप्लाई किया था, वहाँ पे इसको एडमिशन मिल गया हुआ है। और वो एडमिशन किस पे मिला है? फुल स्कॉलरशिप बेस्ड पे मिला है। जैक ये खबर अपनी माँ को बताता है, इसकी माँ बड़ा खुश होती हैं। और उसके बेस पे इसके बाद एक और सैड न्यूज़ क्या होती है कि जो इसने पैसे कमाए होते हैं पेपर रूट से, अखबार बेच कर, वो पैसे सारे के सारे जो है वो डिवाइड चोरी करके बैठ पड़ा होता है। सारे के सारे पैसे जो खुद खर्च लिए होते हैं। एनी हाउ जैक और रोज़मेरी होते हैं, उन्होंने अपनी एक मतलब जॉब सिक्योर की होती है सीएटल के अंदर और अपने फ्यूचर की मतलब वेट कर रहे होता है कि फ्यूचर जो उनका प्रोस्पर हो जाए। इस दौरान जो चक है वो अपनी ट्रबल से निकल आता है, क्योंकि जेरी हफ जो कि चक का दोस्त होता है वो एग्री हो जाता है उस प्रेग्नेंट गर्ल से शादी करने के लिए। अब जो रोज़मेरी है वो भी डिवाइड को छोड़ के जा चुकी हुई है और जैक कैलिफोर्निया चला जाता है समर के सीज़न में अपने फादर और अपने ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन उसका जो फादर होता है, जब जैक जाता है अपने फादर और अपने ब्रदर के पास, तब इसका फादर जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है वहाँ से वेकेशन के लिए। लेकिन जब वापस आता है तो वो मेंटल ब्रेकडाउन फेस करता है। इसके बेस पे उसको सैनिटेरियम में एंटर करवा दिया जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे फादर एंड सन रिलेशनशिप का फिर से गैप दिखाया गया हुआ है। बट इस टाइम में जो इसका भाई जोफ्री है वो फादर लाइक एक्ट करता है और अपने भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। फिर इसके अलावा फॉल का टाइम होता है तो जो जैक है वो स्कूल के लिए चला जाता है और रोज़मेरी इसको फॉलो करते हुए ईस्ट में आ जाती है। वहाँ पे इसको वाशिंगटन डीसी में एक जॉब मिल जाती है और क्रिसमस हॉलीडेज़ होती है तो डिवाइड जो है वहाँ पर आकर उसको न्यू अपार्टमेंट दिखाता है और कोशिश करता है कि उसको दोबारा अपने साथ वहाँ पर ले जाए। लेकिन ये जो रोज़मेरी होती है उससे फ़ाइट करती है, वहाँ पर उसको अरेस्ट करवा देती है। जैक अपने स्कूल में अच्छे के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है लेकिन उसका रैकेट फिर से अच्छा नहीं रहता। और जब अपने सीनियर ईयर्स में होता है तब इसके जो नोट्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, फाइनली पता लग जाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज डॉक्यूमेंट थे, फेक थे। इसी बेस पे इसको एक्सपेल कर दिया जाता है। एक्सपेल होने के बाद ये आर्मी ज्वाइन करने के लिए फ़ैसला कर लेता है और बेसिकली वियतनाम वॉर हो रही होती है तो ये उसको ज्वाइन करता है। और यहाँ पे इस बुक की एंडिंग हो जाती है और इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है इन पाहुरास आर्मी। इसके अंदर उसका जो वियतनाम वॉर का सारा एक्सपीरियंस था उसको डिस्कस करता है। तो यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू जो इसकी लाइफ की सफरिंग थी हमने उसको देखा, सोसाइटी ने इसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया उसको देखा, इसके स्टेप फादर ने इसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया उसको देखा, इवन कि इसने खुद भी किस तरह से खुद को एक्सप्लॉइट किया हमने वो भी देखा, इसके अपने फादर ने किस तरह से इसको एक्सप्लॉइट किया हमने वो भी देखा, इसकी मदर जो कि इसके साथ भी थी लेकिन उसकी मदर का भी कहीं ना कहीं रोल आ गया इसकी ट्रेजेडी के अंदर, क्योंकि उसकी मदर ने डिवाइड नाम के पर्सन से शादी कर ली थी और उसके बाद क्या हुआ उसका इम्पैक्ट भी इस बच्चे की लाइफ के ऊपर हुआ था। तो बेसिकली राइटर अपने इस मेमोर के अंदर ना अपना जो डिसफंक्शनल एडोलसेंस था उसको रिकॉल कर रहा है। इस बुक को रिया अवार्ड भी मिला हुआ है और इस बुक को एक हॉलीवुड फिल्म
के अंदर भी अडॉप्ट किया गया हुआ है। और यहाँ पे जर्नी दिखाई गई कि वो थ्रू एंड थ्रू अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग होना चाहता था, और वो जब एंड पे वॉर ज्वाइन कर लेता है, उसके पास वेपन होते हैं, और जब वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है तो वो खुद को बड़ा स्ट्रॉन्ग फील करता है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।